चलिए सबसे पहले शुरुआत आज सरकारी स्कूलों से करेंगे, क्योंकि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो वीडियोग्राफी पर रोक का विवाद अब सिर्फ एक सरकारी आदेश तक सीमित नहीं रहा। विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सड़क पर विरोध हुआ और इसी बीच जयपुर में स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंची सीजीपी की टीम के साथ मारपीट और पथराव का मामला सामने आया। अब सवाल यह कि आखिर स्कूलों के में कैमरे और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक क्यों लगी। एक तरफ सरकार इसे बच्चों की सुरक्षा बता रही है, तो विपक्ष इसे स्कूलों की बदहाली छिपाने की कोशिश बता रहा है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री, फोटो, वीडियो, इंटरव्यू और लाइव स्ट्रीमिंग, इन सब को लेकर शिक्षा विभाग के नए दिशा निर्देशों के बाद विवाद शुरू हुआ। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 16 और 17 अगस्त को जारी निर्देशों के मुताबिक बाहरी व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश से पहले संस्था प्रधान की अनुमति लेनी होगी। स्कूल आने वाले व्यक्ति की जानकारी विजिटर रजिस्टर में दर्ज होगी और फोटो, वीडियो, इंटरव्यू या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लिखित अनुमति जरूरी होगी। इसके लिए सरकार की दलील है कि इन नियमों का मकसद स्कूलों को बंद करने या मीडिया को रोकना नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, निजता और गरिमा की रक्षा करना है। शिक्षा विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि विद्यार्थियों की फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा प्रकाशन या प्रसार नहीं होना चाहिए जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्षा प्रभावित हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में हर किसी के प्रवेश या रिकॉर्डिंग पर पूरी तरह रोक नहीं है। उनके मुताबिक वाजिब लोगों, अभिभावकों और स्कूल डेवलपमेंट कमेटी से जुड़े लोगों के लिए रास्ता बंद नहीं किया गया है। विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी के आने जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। हमारा कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होती हैं कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभिभावक उसे परमिशन जरूरी है। सरकार के स्तर के बीच कांग्रेस ने आदेश पर सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों की बदहाली सामने आने से रोकना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों की स्थिति, जर्जर भवन, शिक्षकों और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे सामने आने चाहिए। ये बच्चों को रोकना चाहते हैं, उन नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं। कब तक रोकेंगे? हर घर में बच्चा है, कितने मोबाइल ले जाने पे पाबंदी लगाएंगे? कितने मीडिया को रोकने का काम करेंगे? सदन के अंदर भी होगा और राजस्थान के हर स्कूल के अंदर होगा। हम सब जगह जाएंगे, सब जगह स्कूलों की जो कमियां हैं उनको दिखाने का काम करेंगे। ये हमको कब तक रोकेंगे? ये छुपाएंगे, हम दिखाएंगे। मदन दिलावर ने जो शिक्षा विभाग का भट्ठा बैठाया है, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे पास प्रमाण है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार करने के, और जिस प्रकार से स्कूलों की दुर्दशा की बात अगर की जाती है तो सुनना चाहिए, बैठ करके उसका समाधान बताना चाहिए। सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। मीडिया को ही पाबंदी लगा दी, जनप्रतिनिधियों के लिए पाबंदी लगा दी, विद्यालय विकास समिति और प्रबंध समिति के मेंबर के लिए लगा दी, सबके लिए लगा ली। और दृढ़ता के साथ में राजस्थान की विधानसभा में मंत्री जी ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई गौरव प्राप्त कर लिया हो, बहुत बड़ा कोई सम्मान प्राप्त कर लिया हो। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का प्रदर्शन पोद्दार मूक बधिर स्कूल से शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस नेता वहां पहुंचे। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की तरफ बढ़े। विधानसभा के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। कई नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और काफी देर तक नारेबाजी और विरोध चलता रहा। वहीं विधानसभा के अंदर भी स्कूलों में एंट्री और कैमरे के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। इधर शुक्रवार को इस पूरे विवाद में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री हुई। जयपुर के बगरू स्थित रामपुरा कंवरपुरा स्कूल में सीजेपी की टीम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया।
इसके बाद धक्का मुक्की और मारपीट हुई। सीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी टीम पर हमला किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और पथराव हुआ। सीजेपी ने इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया। भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है। एक महिला के साथ पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथी, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सीजेपी को लेकर अलग राजनीतिक आरोप लगाए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि कांग्रेस के लोग दूसरे नकाब में आ रहे हैं। सीजेपी के कार्यकर्ता कहीं है ही नहीं हो तो कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये संभावना तलाश रहे कहीं और तरीके से कोई सुन ले। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जनता कांग्रेस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है कि आखिर में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में ये शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति क्यों कर रहा है, पूरा राजस्थान प्रगति क्यों कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों के हैं और इसमें पीड़ा हो रही है। राजस्थान में स्कूलों से जुड़ा विवाद अब दो अलग अलग दावों के बीच खड़ा है। सरकार का कहना है बच्चों की सुरक्षा और निजता सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल सार्वजनिक खुला परिसर नहीं है, बिना अनुमति फोटो, वीडियो या इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। जबकि विपक्ष का कहना है अगर स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने नहीं आएगी तो सरकार की जवाबदेही कैसे तय होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बात अब नगर निकाय चुनाव की, क्योंकि राजस्थान में शहरों की सरकार चुनने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। 309 शहरी निकाय, 10,000 से ज्यादा पार्षद पद और हजारों उम्मीदवारों के बीच सियासी मुकाबला। चुनाव की तारीख तय होते ही बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी बिसात बिसानी शुरू कर दी। किसकी क्या तैयारी, इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको निकाय चुनाव के रण की पूरी तस्वीर। राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन 309 निकायों में कुल 10,245 पार्षद पदों के लिए चुनाव होगा, यानी शहर की सरकार चुनने के लिए अब सियासी रण पूरी तरह सज चुका है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 31 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 14 सितंबर को मतगणना होगी, यानी 14 सितंबर को जनता का फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन निकायों में सत्ता की तस्वीर पूरी तरह उसी दिन साफ नहीं होगी। पहले जनता पार्षद चुनेगी, इसके बाद शुरू होगी मेयर, सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई। निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि 22 सितंबर को उपाध्यक्ष, डिप्टी मेयर, उप सभापति और नगर पालिका उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। यानी 14 सितंबर को जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन उसके बाद तय होगा कि किस दल के पास कितने पार्षद हैं, कहां बहुमत बनेगा, कहां निर्दलीय निर्णायक होंगे और कहां एक-एक पार्षद सत्ता की चाबी बन जाएंगे। यही वजह है कि निकाय चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं,
बल्कि शहर की सत्ता पर कब्जे की लड़ाई है। इस बार चुनाव ईवीएम से होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए करीब 1,15,000 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98,709 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। निकाय चुनाव का एक बड़ा फैक्टर है आरक्षण। निकाय प्रमुखों के लिए भी आरक्षण का गणित तय है। ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 11। वहीं 10,245 वार्डों में भी आरक्षण लागू है। ओबीसी के लिए 1,933, एससी के लिए 1,794, एसटी के लिए 395 और अनारक्षित 6,123। और खास बात यह है कि 10,245 वार्डों में 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यानी राजनीतिक दलों के सामने सिर्फ जिताऊ चेहरा तलाशने की चुनौती नहीं है, उम्मीदवार की जातीय, स्थानीय और सामाजिक स्वीकार्यता भी टिकट का बड़ा आधार होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने संगठन को चुनावी मोड में ला दिया है। पार्टी की रणनीति सिर्फ टिकट और उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है। बूथ से लेकर वार्ड तक संगठन को सक्रिय करने, स्थानीय समीकरण समझने और चुनावी प्रबंधन को मजबूत करने पर फोकस है। बीजेपी ने प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला भी तय करना शुरू कर दिया है। पार्टी की कोशिश है कि जिस वार्ड से चुनाव हो, प्रत्याशी भी उसी वार्ड का हो, यानी स्थानीय चेहरे को प्राथमिकता मिलेगी। पार्टी के मुताबिक अगर किसी दूसरे क्षेत्र का कार्यकर्ता चुनावी लिहाज से ज्यादा मजबूत और उपयोगी नजर आता है तो उसके लिए भी रास्ता खुला रहेगा। जितने हमारे बेरोजगार नौजवान भाई हैं, उनके लगभग करीब 2 लाख के नजदीक हम रोजगार देने के पहुंच गए हैं। हमारी रिफाइनरी का इशू, जयपुर में मेट्रो सेकंड फेज का इशू, हमारे जल से संबंधित सारी परियोजनाओं के इशू, हमारे किसान सम्मान निधि से इशू, हमारी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित इशू, इन सब के विकास कार्यों के आधार पर विकास को प्राथमिकता देते हुए, विकास को आधार बनाते हुए, कांग्रेस के नकारात्मक भाव को नजरअंदाज करते हुए, कांग्रेस की गलत धारणाओं को नजरअंदाज करते हुए और सुर्खियों बटोरने के उनके स्टेटमेंट को नजरअंदाज करते हुए हम जनता के बीच में उस भाव के साथ जाएंगे कि हमने आपका विकास के कार्य किए हैं और जो हमारा संकल्प है उसका पूरा करेंगे। बीजेपी की तैयारी के जवाब में कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ चुकी है। जयपुर स्थित पीसीसी वॉर रूम में लगातार बैठकें हो रही हैं। करीब 27 से 28 जिलों के नेताओं से चुनावी फीडबैक लिया जा चुका है। कांग्रेस की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है युवा चेहरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संकेत दे चुके हैं कि निकाय और पंचायती राज चुनाव में युवाओं को टिकट देने पर फोकस रहेगा। लेकिन पार्टी के लिए सिर्फ युवा होना ही पर्याप्त नहीं होगा। स्थानीय संगठन की राय, जनप्रतिनिधियों का फीडबैक, स्थानीय समीकरण और उम्मीदवार की चुनावी क्षमता, इन सभी पहलुओं को टिकट चयन में शामिल करने की रणनीति है। यूथ पे हमारा फोकस रहेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यूथ पे मैं तो कह रहा हूं 50 नहीं, हम 60% युवाओं को टिकट दें। इस प्रकार की हमारी जो गाइडेंस होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी की, वो नीचे तक जाएगी और जीतने के बाद में बिक जाता है उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा। जिसको टिकट नहीं मिली, निर्दलीय जीत गया, लेकिन 5 साल कांग्रेस के साथ उसने मिलकर के काम किया है, उन पे विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारा जीता हुआ हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, जिसने 5 साल बीजेपी के साथ काम किया, वो स्वीकार नहीं होगा। ऐसा सुझाव सब लोगों को। पूरे जोश खरोश के साथ हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और जो है अच्छे रिजल्ट नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर आएंगे। अभी सर्वदलीय बैठक है, उसमें हम जनता के मुद्दों को लेकर बात करेंगे और शाम को विधायक दल के अंदर हम आगे क्या करना है, क्या रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा करेंगे। यानी तस्वीर साफ है, बीजेपी संगठन की मजबूती, अनुभवी नेताओं की मदद, स्थानीय चेहरों और सरकार के कामकाज के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है। तो कांग्रेस संगठन से फीडबैक लेकर युवाओं को मौका देने और स्थानीय समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवार तय करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब एक ही है, सही वार्ड में सही उम्मीदवार और उम्मीदवार के पीछे